हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अंकुरण एकेडमी में। आज की जो जियोग्राफी की क्लास है वो है हमारी भारत के मैदान को लेकर के। पिछली क्लास में हम भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और भारत के जो पठार हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब बारी किसकी है? जो भारत में जो मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो भारत के मैदान हैं उनको हम कुछ इस तरीके से कुछ भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहला जो भाग हो जाता है वह हो जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा मैदान? पश्चिमी तटीय मैदान। जो आपको यहाँ पठार के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है यह क्या है? आपका मैदानी भाग है। यह क्या है? मैदानी भाग है और इस भाग को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बाद आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये वाला जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है यह आपका कौन सा हो जाता है? पूर्वी तटीय मैदान हो जाता है। भावर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, खादर प्रदेश है और बांगर प्रदेश है। यह सब क्या है? जो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो मैदान पाए जाते हैं उनको अलग अलग भागों में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आपके पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है यह दक्षिण भारत के हो जाएंगे और जबकि बाकी के बचे भावर, तराई, खादर और बांगर प्रदेश उत्तर भारत के मैदानों को बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है वह आता है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पहला क्या है आपका? सबसे पहला आपका है पश्चिमी तटीय मैदान। जो मैदान का निर्माण होता है सबसे पहले आपको याद रखना है, मैदान का निर्माण हमेशा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। किससे होता है? जो नदियों के द्वारा जो निक्षेपण करके जो मिट्टी को लाया जाता है उसी मिट्टी से क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, हिमालय तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि जो इस तरीके से हमने आपको बना के भी दिखाई थी, कुछ नदियां बनाई थी। इस तरीके से आपको मैप बना के दिखाया था हमने। इस तरीके से आपको एक मैप दिखाया था, इस तरीके से दिखाया था। और ये जो घाटी थी, घाटियां यहाँ से आने वाली नदियों से इस तरीके से भर गई और यहाँ पे एक क्या बन गया है? एक सपाट मैदान का निर्माण हो जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। और जो मैदान होता है, मैदान का निर्माण हमेशा याद रखना, मैदान का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है मैदान में। अब मैदान के संदर्भ में हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? पश्चिमी तटीय मैदान की। किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान में आपको सबसे पहले यदि हम मैप बनाते हैं पश्चिमी तटीय का, ये हमारा क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है। और इसका हम यदि मैप बनाते हैं तो मैप किस तरीके से बनेगा? ये आपका ये क्या बन गया? ये आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पे वेस्ट होगा और यहाँ पे ईस्ट होगा। तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब यहाँ पे वेस्ट में पश्चिम साइड में हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ऊंचा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। और यहाँ पर एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह क्या है? आपका पूर्वी घाट पर्वत है। यह क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। अब होता क्या है कि अक्सर नदियां हमने देखी हैं जो यहाँ पे जो दक्षिण भारत पहले हम पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत में जो नदियां हैं, अक्सर नदियां जो सतपुड़ा के नीचे जो नदियां बह रही हैं वह सभी नदियां अपने किस ओर बहती हैं? पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। कारण भी पढ़ चुके हैं हम। कारण क्या होता है? क्योंकि जो दक्षिण भारत है सतपुड़ा के नीचे का, इस पठार का जो ढाल है वो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो अधिकांशतः नदियां कहाँ जाती हैं? पूर्व दिशा में जाती हैं। किस दिशा में? पूर्व की दिशा में चली जाती हैं। पर कुछ नदियां क्या होती हैं? जो नदियां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम साइड से निकलती हैं, पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। पूर्वी साइड से निकलने वाली नदियां तो पता है कि पूर्वी साइड की नदियां क्या होंगी? यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूर्वी साइड नदी बनाते हैं, यदि यहाँ से कोई नदी निकलती है तो बहते हुए वो कहाँ जाएगी? इस तरीके से जाएगी और कहाँ पे पहुंच जाएगी? समुद्र तल को प्राप्त कर लेगी। लेकिन यदि कोई नदी पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है, किस साइड से निकलती है?
पश्चिमी ढाल से निकलती है तो वह नदी क्या होगी, वह नदी अपने किस ओर प्रवाहित होगी, पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। किस ओर जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होगी। किस ओर बहेगी, पश्चिम दिशा की ओर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं और यहाँ पर बहुत तेज क्या है, एक ढाल पाया जाता है। पश्चिम साइड में क्या होता है, बहुत ज्यादा पश्चिमी ढाल है, जबकि पूर्वी साइड इतना नहीं है। पश्चिमी साइड यदि ढाल देखा जाए तो पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक है और इसी कारण से क्या होता है, इस साइड की सारी नदियां पश्चिम दिशा में ही प्रवाहित हो जाती हैं और बहुत कम दूरी तय करती हैं और समुद्र तल को प्राप्त कर लेती हैं। मतलब कोई नदी है, यहां से निकली और वो तुरंत कहां पे पहुंच गई, यहां पहुंच गई तो समुद्र तल में मिल गई, यहां से निकली समुद्र तल में मिल गई, यहां से निकली समुद्र तल में पहुंच गई। इस तरीके से बहुत सारी नदियां क्या होती हैं, समुद्र तल में पहुंच जाती हैं। अब ये नदियां क्या करती हैं, यह जो आपका क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत से अपने साथ नदी क्या करती है, अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी और भी अलग अलग चीजें लेकर के कहां जाएगी, यह नदी कहां पे चली जाएगी, नीचे की ओर बहेगी। तो इसके साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी आएंगे और यह कंकड़ पत्थर से क्या होगा, ये वाला एरिया भर जाएगा और यह एरिया भरने पर ही क्या हो गया है, जो पश्चिमी घाट है वह पश्चिमी घाट जो पठार है, पठार और समुद्र के बीच में कुछ मैदान बन गया है। इसी मैदान को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। किससे बना है, ये भी आपका नदियों से बना है, पर वो नदियां किन नदियों से बना है, वे नदियां जो कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसका जो मैदान है, मैदान को जो समुद्र है, समुद्र को पाट दिया है और इसी पाटने से यहाँ पे क्या बन गया है, ये मैदान का निर्माण हो गया है और इस मैदान को क्या बोला जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान बोला जाता है। और इस मैदान की जो खास बात है वह यह है कि यहाँ पर आपकी जो नदियां निकलती हैं, पश्चिमी घाट से जो भी नदियां निकलती हैं वह नदियां क्या होती हैं, तीव्र ढाल के कारण क्या होती हैं, तीव्र ढाल के कारण समुद्र में डायरेक्ट अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये सभी नदियां जो आपका डेल्टा होता है, डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वर नदमुख का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की आपको क्या लिखना है, पश्चिमी घाट की सभी नदियां, या फिर आप लिख सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, क्या लिख सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की सभी नदियां किसके निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और यदि इन बाकी नदियों की बात की जाए, जो नदियां किससे निकलती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलती हैं, वह नदियां क्या होंगी, यहाँ पे अब ढाल कम है तो ढाल कम होगा तो क्या होगा, नदी मैदान में जैसे ही पहुंचेगी, किसी सपाट स्थान पर पहुंचेगी तो वो चारों दिशाओं में अलग अलग कई उसकी धाराएं आपस में बढ़ जाएंगी, उनको बोलते हैं डेल्टा। तो जो आपकी पूर्वी साइड जो नदियां होती हैं, ये सब किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी भी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो ये नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखो यहाँ पे डेल्टा बना है, यहाँ पे डेल्टा बना है, यहाँ पे डेल्टा बना है। कारण इसका क्या है कि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वह तीव्र ढाल के कारण, तीव्र ढाल, जब पानी है, पानी किसी ढाल से जाएगा वो तेजी से जाएगा और तेजी से जाएगा तो जो समुद्र में है, समुद्र में डायरेक्ट ही प्रवेश कर जाएगा, उसे फैलने का मौका नहीं मिलेगा। परंतु जो पूर्वी साइड की नदियां हैं उनमें क्या होगा, मैदान सपाट है, बह के आई नदी, मैदान सपाट है, तो इस मैदान में उसका पानी चारों तरफ बिखर जाता है। यही कारण है कि पूर्वी घाट की सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की सभी नदियां किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
गोवा की नदियां हो जाती हैं आपकी, और कुछ नदियां केरल की हो जाती हैं। जैसे केरल की बात करते हैं तो भरत पूजा हो जाती है। इसके अलावा पेरियार नदी हो जाती है, मांडवी नदी हो जाती है, मांडवी नदी गोवा में है। ज्वारी नदी हो जाती है, ज्वारी नदी भी गोवा में है। तो ये नदियां क्या करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, ध्यान रखना है आपको। ये सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि ज्वार नदमुख का, सॉरी डेल्टा का। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इनके साथ ही दो नदियां होती हैं जो यहाँ पे आपके, एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी किसका निर्माण करती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, यह भी किसके निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि यह नदियां भी बहुत तीव्रगामी नदियां हैं। तो आपको याद रखना है ये क्या है हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान। इस तटीय मैदान में यहाँ पे आपको कुछ कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा, जो मुख्य भूमि से थोड़ा कटा हुआ भाग है। यह कटा हुआ भाग है झीलें। यह कटा हुआ भाग क्या है, दक्षिण भारत की झीलें हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह क्या है, आपकी झीलें हैं, केरल में पाई जाने वाली झीलें हैं। एक झील आपकी वहां पे बनी हुई है वेम्बनाड झील, और दूसरी झील जो बनी हुई है वो है अष्टमुडी। अष्टमुडी झील, कौन सी झील है, अष्टमुडी झील। यह झील कैसे बनती है ये आपको याद रखना है। यह नदी क्या है, यह आपकी मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि के जब कोई अंदर की तरफ, कुछ इसको बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, इनको बोलते हैं लैगून झील। इनको क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। वह झील जो कि समुद्र तट के बहुत ही, समुद्र तट से थोड़ा अलग होता है, जो समुद्र का जो जल होता है, यदि उस जल का भराव मुख्य भूमि से अंदर हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। कैसी झील बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। और इसका संपर्क डायरेक्ट किससे रहता है, समुद्र से रहता है। इसीलिए इन लैगून जो झीलें होती हैं समुद्र के किनारे, इन लैगून झीलों में जो जल होता है वो जल कैसा रहेगा, खारे पानी की झीलें रहेंगी। तो जो आपके दक्षिण भारत में जो लैगून झीलें पाई जाती हैं, इनमें किस प्रकार का जल पाया जाता है, खारा जल पाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इनका डायरेक्ट संपर्क किससे रहता है, समुद्र से रहता है। किससे रहता है, समुद्र से रहता है। और आपको साथ में याद रखना है, केरल राज्य में जो लैगून झील होती हैं, केरल राज्य में लैगून झीलों को इसी तरीके से लिखना है। केरल राज्य में लैगून झीलों को क्षेत्रीय भाषा में कयाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में लैगून झीलों को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। नोट करना है इस कयाल को। कयाल क्या है, पेपर में आता है कयाल क्या है, तो कयाल केरल में पाई जाने वाली लैगून झीलों को क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। तो यह था आपका क्या, पश्चिमी तटीय मैदान। यह क्या है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान। अब क्या देखेंगे हम, पूर्वी तटीय मैदान को देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा, पूर्वी तटीय मैदान। तो भारत में दक्षिण साइड में जो तट है, भारत में दक्षिण में पूर्व साइड में यह जो तट है, इस तट को क्या बोला जाता है, इस पूरे तट को बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान। और इसका निर्माण भी उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से पश्चिमी तटीय मैदान का हुआ है। मतलब नदियों के निक्षेपण से क्या हुआ है, इस पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ज्यादातर नदियां, दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां हैं जो किस तरह प्रवाहित होती हैं, पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। तो पूर्व दिशा में बहने के कारण ये नदियां क्या करेंगी, अपने साथ कुछ कंकड़ मिट्टी पत्थर लेके जाएंगी, और यहाँ पर जो समुद्र होगा उस समुद्र को क्या करेंगी, पाट देंगे। और पाटने से क्या हो जाएगा, जब वहां पे मिट्टी हो जाएगी तो वहां पे मिट्टी भरने के बाद और भी मिट्टी आती रहेगी तो वो
आगे जाती जाएगी मिट्टी क्या जाएगी, जैसे यहाँ पर मिट्टी आ गई तो मिट्टी फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी। यदि इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं इसको हम, तो देखना यहाँ पे किस तरीके से रहेगा। ये हमने कहा ये हमारा क्या है, यहाँ पे समुद्र है। ये समुद्र तल कहाँ पे है, यहाँ पर आपका ये क्या है, समुद्र तल है। अब यहां से जब कोई नदी आएगी बह करके तो अपने साथ क्या कर लाएगी, कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आएगी, और मिट्टी को लेकर के आएगी और कहाँ पे छोड़ देगी, यहाँ पर छोड़ देगी। तो यहाँ पे ये मिट्टी क्या होगी, इस तरीके से भर जाएगी। इसके बाद नदी क्या होगी, और आगे जाएगी तो और आगे का क्षेत्र बढ़ने लगेगी। इस तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पर ये क्या बन गया, मैदान बन गया। ये क्या बन गया, मैदान बन गया। और यही जो मैदान है, ये कौन सा मैदान है, हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, जो कि बहुत, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, वैतरणी, महानदी जैसी बड़ी बड़ी नदियों के निक्षेपण द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मैदान का निर्माण कर दिया गया है। और इसी मैदान को क्या बोला जाता है, पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है। इसके बाद बात आती है, ये तो थे हमारे दक्षिण भारत के मैदान। दक्षिण भारत के बाद बात आती है पूर्वी उत्तर भारत के मैदानों में बात करते हैं। तो उत्तर भारत में जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदानों को उच्छावत की दृष्टि से बांटा गया है, ऊंचाई की दृष्टि से बांटा गया है। उत्तर भारत के मैदानों को किसकी दृष्टि से बांटा गया है, ऊंचाई की दृष्टि से। ऊंचाई की दृष्टि से देखते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों को यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, पूरा हिमालय पर्वत है। हिमालय का जो आपको ये इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ दिख रही है, इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ दिख रही है, यह है शिवालिक हिमालय। पूरा हिमालय नहीं बनाया है यहाँ पे हमने केवल एक हिमालय बनाया है। कौन सा हिमालय बनाया है, शिवालिक हिमालय बनाया है। कौन सा हिमालय है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शिवालिक हिमालय। जो बाह्य हिमालय होता है उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे हमने केवल शिवालिक हिमालय को ही बनाया है। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कुछ आपको डॉट डॉट दिख रहा है, कुछ गोले गोले दिख रहे हैं, और उसके दक्षिण में एक और पट्टी दिख रही है, उसके दक्षिण में एक और पट्टी दिख रही है। अब इन सबको समझते हैं, ये पट्टियां क्या संदर्भ कर रही हैं, अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे यदि हम दक्षिण भारत को थोड़ा बनाने की कोशिश, उत्तर भारत को बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, भारत का ये वाला रीजन है। भारत का कौन वाला, ये वाला रीजन बनाया है, जहां पे हमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय दिखाई दे रहा है। अब यह बाह्य हिमालय के दक्षिण वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, वह आपका ये वाला एरिया है। दक्षिण भारत का जो एरिया दिखाई दे रहा है वह आपका ये वाला एरिया है। और इस एरिया को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब अब यहाँ पे क्या होगी, हिमालय से कुछ नदियां निकलती हैं, हिमालय से कुछ नहीं, बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। गंगा के अलावा यमुना नदी है, और भी बहुत छोटी छोटी तिस्ता नदी वगैरह, बहुत सारी छोटी छोटी, झेलम, चिनाब, बहुत नदियां हैं। अब यहाँ पे क्या होती हैं, ये नदियां निकलती हैं। तो नदियों के निकलने से क्या होगा, जब यहाँ से कोई नदी बह करके आएगी तो यहाँ पर नदियों के साथ कुछ क्या होगा, नदियां आएंगी, तो नदियों के साथ कुछ मलबा भी आएगा। अब यहाँ पर जब बात हम हिमालय की करते हैं तो बहुत ऊंचाई वाली जगह है। हिमालय क्या है, बहुत ऊंचाई वाली जगह। अब जब वहां से कोई नदी आएगी तो अपने साथ स्वाभाविक सी बात है बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आएगी। बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, पानी पर किसी का जोर नहीं होता, ध्यान रखना, पानी को कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए, पानी उसको तोड़ के आगे निकल जाता है, चट्टान को अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय में क्या है, पहाड़ है, पर्वत पे क्या रहेंगी, चट्टाने भी रहेंगी, मिट्टी भी रहेगी। उन सभी को काट करके वह नदी क्या होगी, अपने साथ लेकर के आएगी। और अपने साथ लेकर के आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये नदी है, नदी आने के बाद अपना पूरा मलबा कहाँ पे भर देगी, इस गड्ढे में भर देगी। अब ये गड्ढा है तो गड्ढा तो भर जाएगा, गड्ढा क्या होगा, एक समय के बाद गड्ढा भर जाएगा। अब भरने के बाद क्या होगा, नदी इसके ऊपर से जाने लगेगी। गड्ढा तो भर गया, अब नदी क्या होगी, इस गड्ढे के ऊपर से बहने लगेगी। नदी का तो काम ही है ये बहना, और जो उसका मलबा है वो और आगे जाके बिछने लगेगा।
इसी क्रम में अब होता क्या है, इसी क्रम में होता क्या है, कोई नदी है हिमालय से आई, हिमालय से आई, हिमालय से अपने साथ क्या लेकर के आई, कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के आई। और यह कंकड़ पत्थर उसने क्या किए, यह कंकड़ पत्थर उसने, एक समय होगा जब वह नदी आगे जाते हुए मैदान में मिल जाएगी। कहां पहुंचेगी, मैदान में पहुंच जाएगी। तो मैदान में पहुंचने से पहले ये नदी जो अपना मलबा लेकर के आ रही है, इस मलबा को जहां पे इसका ढाल खत्म होगा, जहां पर इसका ढाल खत्म होगा वहां पे यह अपने मलबे को इस तरीके से छोड़ देगी। कहां पर छोड़ देगी, जहां पर इसका ढाल खत्म हो जाएगा वहां पर ये नदी अपना मलबा छोड़ देगी। इसके बाद थोड़ी ना, अब इतने उसका ढाल कमजोर हो गया है, उसकी धारा कमजोर हो गई है, तो अब वह बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ कैसे ले जा सकती है। तो वह एक जगह पर जहां पे ढाल कम ढाल है वहीं पे अपने सभी जो मलबा लेकर के आ रही थी उस मलबे को छोड़ देगी, और नदी का पानी जो होगा वो पानी क्या हो जाएगा, फिर इस चट्टानों से निकल के आगे चला जाएगा। पानी क्या होगा, आगे चला जाएगा। अब यदि हम देखते हैं कि अपने साथ ये क्या लेके आ रही है, चट्टानें लेकर के आ रही है, तो यहां पर जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो इसने पाट दिया है अपने कंकड़ पत्थरों से, इस क्षेत्र को बोलते हैं, सबसे पहले ये याद रखना है, इसी क्षेत्र को बोलते हैं भावर प्रदेश। क्या बोलते हैं, भावर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावर प्रदेश बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो आपके गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, यह क्या है, आपका भावर प्रदेश है, जो कि यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। कहां से, सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक फैला हुआ यह कौन सा क्षेत्र हो जाता है, भावर क्षेत्र हो जाता है, जो कि शिवालिक हिमालय से दक्षिण में पाया जाता है। यह जो क्षेत्र है लगभग, भावर क्षेत्र जो है लगभग 12 किलोमीटर चौड़ाई की यह पट्टी है। पेपर में डेटा नहीं पूछा जाएगा, यह जो पट्टी है कितनी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 12 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें क्या हो गया है, इन नदियों के कारण यहाँ पर चट्टानें आ गई हैं। नदियों के कारण क्या हो गया है, चट्टानी एरिया हो गया है। अब चट्टानी एरिया है तो निश्चित रूप से चट्टाने हैं, तो यहाँ पे खेती करना तो संभव नहीं है, चट्टानों पर खेती नहीं होती, खेती होती है मिट्टी पर, तो चट्टानों में यहाँ पे क्या हो गई, खेती का एरिया नहीं है। अब होगा क्या आगे, ये तो हो गया हमारा भावर प्रदेश। अब आगे चलते हैं, तो आगे अब ये जो नदियां हैं, नदियों ने यहाँ पे अपना मलबा तो छोड़ दिया। अब जो नदियां हैं वह क्या होंगी, उन्हीं चट्टानों, जो चट्टान उन्होंने छोड़ी है उन्हीं चट्टानों के ऊपर से नहीं जाएगी, कहां से जाएगी, नीचे, चट्टानों के बीच में क्योंकि गैप रहेगा, उस गैप के सारे नदियां क्या हो जाएंगी, आगे पहुंचेंगी। और आगे जब ये मैदान में पहुंचेंगी, आगे यदि कोई मैदान है तो ये नदियां क्या होंगी, कोई नदी आई, कोई धारा नदी की आई, तो ये जब वह मैदान में आएगी तो क्या होगी, चारों तरफ इस तरीके से बिखरने लगेगी। पानी क्या होगा, जब मैदान आएगा, कोई धारा आ रही है ऊपर से, और यदि कोई मैदान आ गया तो मैदान में धारा क्या होगी, वो बिखरने का प्रयास करेगा, पानी क्या होगा, बिखरने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई नदी यहाँ शिवालिक से निकली, भावर प्रदेश में पहुंची, तो भावर प्रदेश में उसने अपना मलबा छोड़ा। इसके बाद जब आगे जाती है तो उसका जो क्षेत्र है, जो पानी है, वह बिखरने का प्रयास करता है, और जिस एरिया में वह बिखर जाता है वह एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गीला हो जाता है, और इस एरिया को ही क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है वो पानी से पूरी तरीके से लबालब रहती है, पूरी तरीके से वह तरी रहती है, पानी से क्या होता है, पानी से गीली बनी रहती है वह मिट्टी, उसी को बोलते हैं तराई प्रदेश, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपका भावर प्रदेश के दक्षिण में। मतलब भावर प्रदेश ऊंचाई की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भावर प्रदेश सबसे ऊपर हो जाएगा, और भावर प्रदेश के नीचे कौन सा प्रदेश पाया जाता है, वह पाया जाता है तराई प्रदेश। यह क्या कहां पे पाया जाता है, भावर प्रदेश के दक्षिण में, उत्तर भारत के मैदानों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, उत्तर भारत में। इसके बाद आ जाता है आपका खादर प्रदेश। इसके बाद क्या है, आपका खादर प्रदेश है, तो खादर प्रदेश को भी समझने की कोशिश करते हैं। खादर प्रदेश क्या होता है, खादर प्रदेश क्या होता है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। खादर प्रदेश होता है, एक होता है बांगर प्रदेश। क्या होता है, खादर प्रदेश होता है, बांगर प्रदेश होता है, और इन दोनों में मिट्टी जो पाई जाती है वह लगभग एक समान होती है, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। अब इसमें से जो खादर होता है और बांगर, तो खादर आपको पहले आप बांगर को देखिए, बांगर क्या होता है।
बांगर वह मिट्टी होती है या वह एरिया होता है जहां पर कोई नदी बहुत समय पहले बह रही होगी। जैसे कोई एरिया है, क्या हो गया, कोई एरिया है जैसे, तो यहां पर क्या होगा, कोई नदी आएगी तो नदी इस एरिया को भर देगी। नदी क्या करेगी, मलबे से इस एरिया को भर देगी। अब जब ये एरिया भर जाएगा तो यह नदी निश्चित रूप से कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। नदी क्या करेगी, दूसरे रास्ते से निकल जाएगी। नदी क्या होगी, दूसरे रास्ते से निकल जाएगी, वह दूसरा रास्ता बना लेगी और ये रास्ता वह छोड़ देगी। अब ये जो प्रोसेस है हमने बताई है कि यह नदी क्या होती है, अपने निक्षेपण से कोई भी जगह है तो उस जगह को भर देती है। तो यह 1-2 साल में नहीं होता, यह होने में कई साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत समय लगता है ये प्रोसेस होने में। ऐसा नहीं होता कि नदी आज यहाँ से सुबह इस जगह से बह रही है और शाम हो जाए तो शाम को वह अपनी जगह चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। नदी जब अपना रास्ता चेंज करती है तो उसे बहुत समय बाद रास्ता चेंज करती है। जब उसका वह प्रदेश भर जाता है, इसके बाद धीरे धीरे वह अपने रास्ता दूसरा बनाना स्टार्ट कर देती है। इसमें बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर इसने अब ये नदी ने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी अब कोई गड्ढा होगा और वहां पे नई मिट्टी भरने लगी होगी। क्या होगा, नई मिट्टी भरेगी। तो यह जो नई वाली मिट्टी भर रही है, इस वाले एरिया को बोलते हैं हम, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खादर प्रदेश। क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश, जो कि नई निक्षेप मिट्टी से बनता है। किससे बनता है, नई वाले से। हमने क्या बताया, जब रास्ता चेंज कर दिया तो नई मिट्टी से बनने वाला जो प्रदेश है वह कौन सा हो जाएगा, खादर प्रदेश। और जबकि जहां पे ये पुराना वाला एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। और इस एरिया को बोलते हैं बांगर प्रदेश। क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं। तो याद रखना है, खादर प्रदेश का जो आपका एरिया में क्षेत्र की बात करें, कौन सा क्षेत्र होता है, तो जैसे कोई नदी बह रही है तो मानसून के साथ नदियां क्या होती हैं, नदियां अपने जल को बढ़ा देती हैं। जल का स्तर क्या करती हैं नदियां, नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है मानसून के साथ। तो जब मानसून आता है, नदियों का जब जल स्तर बढ़ चुका होता है, तो जितने एरिया में नदी फैल सकती है, जैसे नॉर्मली यदि हम बात करते हैं, नॉर्मली कोई नदी है वो इतने में जल में प्रवाहित हो रही है। कितने जल में, बहुत कम में प्रवाहित हो रही है। और मानसून आने पर ये नदी कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। कहां पे आ गई, यहां तक। तो जहां तक वो उसका बाढ़ वाला क्षेत्र रहेगा, नदी क्या होगी, यह वो क्या बन जाएगा, यह वह क्षेत्र बन जाएगा जहां तक नदी आ सकती है। कब, जब बाढ़ आती है। और बाढ़ आने के बाद जैसे ही मानसून चला जाएगा तो इस नदी का स्तर फिर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो जहां पर बाढ़ आने की संभावना होती है किसी नदी द्वारा, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वह पूरा क्षेत्र कहलाता है आपका खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहलाता है, खादर प्रदेश। और इसके आगे वाला जो क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं। तो आपको खादर प्रदेश भी याद रखना है, बांगर प्रदेश। भावर प्रदेश कौन सा है, तराई प्रदेश कौन सा है, पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान कहां पर है और पश्चिमी तटीय मैदान कहां पर है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको मानचित्र के माध्यम से बता दी हैं। सब कुछ हमने क्या किया, आपको मानचित्र के माध्यम से बता दिया है। अब यदि आपको यहाँ पर इस क्लास में कुछ यदि लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, साथ में क्लास को सब्सक्राइब भी करना है। क्लास चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप लोग शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इस क्लास से जुड़ सकें। और जो आपकी ये क्लास चल रही है जहां पर हम बहुत अच्छे से जो हमारा भारत का भूगोल है इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही डीपली क्या कर रहे हैं, आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो सभी लोगों को इस क्लास को आपको शेयर करना है। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास आपको क्लास को शेयर करना है और साथ में ध्यान रखना क्लास को लाइक करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।